नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए अपनी लिखी हुई कहानी कुमुद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं मेरी लिखी हुई कहानी कुमुद। वो एक गहरे बदन की थी, सिलाई में माहिर। सिलाई ही तो उनकी रोजी रोटी थी, उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी जी रही थी। रीता की उनसे मुलाकात एक श्रमिक बस्ती में हुई थी। वो दिन याद है जब उन्हें उन्हीं के घर के कोने में सिलाई करते पाया था। 50-52 साल की, आंखों में चश्मा लगाए, पैरों से मशीन चला रही थी, हाथों से कपड़े संभालती बहुत तन्मयता से अपने काम में लगी थी। होंठ कोई भजन गुनगुना रहे थे। उन्होंने चश्मे से झांकते हुए बोला, कपड़ा सिलवाना है? उनकी आवाज को सुनकर रीता ने कहा, नहीं। वो तो इधर से गुजर रही थी तो आपको गुनगुनाता सुनकर रुक गई। उन्होंने पास ही रखे मोड़े को खिसकाया और बोली, बैठो, जब आप रुकी हो तो कुछ देर बैठ जाओ। रीता को उनका इस तरह बैठाना बहुत अच्छा लगा। रीता ने चारों ओर नजर घुमाई। घर के बाहर नाली बह रही थी, कुछ दूरी पर कूड़े का ढेर था, पर उनका वो छोटा सा घर बहुत साफ सुथरा था। घर थोड़ा ऊंचाई पर था। घर में जाने के लिए 2 सीढ़ियां चढ़नी थी। घर के दरवाजे पर साड़ी का पर्दा बनाकर टांगा हुआ था। जब हवा से वो पर्दा हिलता तो अंदर का कमरा दिखाई दे जाता। कमरे में एक अजवाइन की चारपाई खड़ी थी। उसके पायों पर गद्दा व चादर रखे थे। 2 संदूक थे, उन पर सफेद कपड़ा बिछा था जो शायद बैठने का काम भी करता था। एक कोने में गैस का चमचमाता चूल्हा रखा था। उसी के पास 2 पानी से भरी बाल्टियां थी। वो शायद गुसलखाना बनाया हुआ था। गुसलखाना व रसोई को साड़ी के दोहरे पर्दे से बांध दिया गया था। बहुत ठंडक थी उनके कमरे में। रीता को इस तरह घर को निहारते देख वो बोली, छोटा सा घर है। रीता ने चौंक कर उनकी बात सुनी और बोली, छोटा है पर प्यारा है। क्या नाम है आपका? मुझे तो रीता कहते हैं। वो कुछ देर रुकी, फिर बोली, मुझे कुमुद। कुमुद नाम है मेरा। रीता और कुमुद जी के बीच में कुछ देर बातें हुई और फिर रीता उनसे फिर मिलेंगे कहकर उठ गई। रीता को उनका व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। अब रीता का उनसे मिलना अक्सर हो जाता। जब भी वो उधर से गुजरती उनसे मिले बिना न जाती। रीता को कुमुद जी का हर बात पर रामायण की चौपाई सुनाना बहुत पसंद आता। उन दोनों में एक उम्र का अंतराल था, पर दोस्ती उम्र नहीं देखती। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। उस दिन रीता ने पूछ ही लिया, कुमुद जी, आप अकेली रहती हैं? आपका परिवार? ये सुनकर वो थोड़ी देर तक अपने उस कपड़े को गोदी में रखकर बैठी रही जिस पर बातें करते करते वो तुरपाई कर रही थी। कुछ देर रुककर बोली, 10 साल पहले अपने पति को ढूंढने दिल्ली आई थी, पर वो नहीं मिले। रीता, क्या बतलाऊं, जीवन के कई रंग हैं। हर रंग अपना प्रभाव डालता है। शादी का रंग हर किसी पर अलग अलग चढ़ता है, किसी पर चढ़ता ही नहीं। शादी 15 साल की उम्र में ही हो गई थी। कुमुद जी की आंखों में एक सूनापन सा उभरा। रीता उनकी बातें बहुत गंभीरता से सुन रही थी। वो आगे बोली, तब शादी का मतलब जानती भी नहीं थी। शादी का मतलब बस इतना पता था कि माई बाप को छोड़कर जाना होता है। 8वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती थी, पर 7वीं के रिजल्ट के बाद घर में बैठा दिया। दूसरे गांव में लड़का मिला, खेती बाड़ी थी, उसकी कई बीघा जमीन। माँ बाप ने ये सब देखकर कर दी शादी। कुछ हल्की जुबान से मना किया भी कि मुझे शादी नहीं करनी, पर वो आवाज किसी ने नहीं सुनी। ससुराल में वो पहला दिन था। सभी रस्मों रिवाज में इतना समझ आ गया कि पतिदेव मुझसे कुछ ज्यादा बड़े हैं। उस जमाने में कौन समझता था कि उम्र का अंतराल कम होना चाहिए। लड़कियां तो वैसे भी एक जिम्मेदारी होती है माँ बाप के लिए, जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। खैर, पति से मुलाकात नहीं हुई।
15 दिन तक बस उनकी आवाज़ सुनी थी, फिर घूंघट में अंदाजे से उनके पैरों को पहचाना। गौने का समय आ गया। 6 महीने के लिए मैके आ गई। सहेलियां हंसी मजाक करती, मुझे छेड़ती। माँ अकेले में मेरा हाल जानने की कोशिश करती। क्या बताती? मन की बात वो ना समझे तो उनकी बातों पर शर्माने का नाटक करती। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं जो बात करते। हाँ, 6 महीने बाद वो 10-15 लोगों के साथ लिवाने आए। वो कुछ भारी भरकम, मैं दुबली पतली, उनके पीछे चल दी। अब की बार ससुराल में कदम रखते ही रसोई, घर, खेत सब जिम्मे आ गए। पर नहीं आए तो पति ही नहीं आए। कमरे में आते थे पर अपने काम से। कभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जेठानी मेरा मजाक उड़ाती, देवर जी को बांध नहीं पा रही हो। उनके मजाक को आंखों के पानी के साथ बहा देती। ईश्वर पर भरोसा रखती। मालूम था आवाज कोई नहीं सुनेगा, वो दब जाएगी। औरत की आवाज ना सास के घर सुनी जाती है ना माँ के घर। महीने बीते, अब साल भी बीतने लगा। उनसे कभी अपना अधिकार नहीं मांगा, क्योंकि मेरा वाला अधिकार मेरी जेठानी पा रही थी। कुछ सालों में अपने अंदर हिम्मत जुटाई और पति से अपना हक मांगने लगी। मेरी आवाज उठाते ही बहुत झगड़े हुए। समझ नहीं आ रहा था कि जेठ इतने सालों में चुप क्यों है, पर कानों में पड़ती बातों ने समझा दिया कि वो इस बात से खुश थे कि उनकी कमजोरी किसी के सामने नहीं है। वो बच्चों के पिता तो कहलाए जा रहे हैं। आज सोचती हूँ तो अजीब सी गिलगिलाहट होती है उनकी सोच पर। मेरा विरोध सबने किया। एक रात पति जिठाने के साथ कहीं चले गए। बच्चे घर पर ही थे। सबने उन्हें ढूंढा पर नहीं मिले। अब ससुराल में मेरा क्या काम? पति के सामने इज्जत नहीं थी तो बाद में क्या उम्मीद करती? बस मैके आ गई। अब की बार का मैका पिछले मैके से अलग लग रहा था। सबकी निगाहें सवालों से भरी थी। मैं अकेली उन सवालों को समझते बूझते भी अनजान बनी रही। तब अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली, आस पड़ोस के कपड़े सिलने लगी। 4 पैसे हाथ में आते ही जीने की इच्छा बढ़ गई। अब पूरा समय घर के काम, सिलाई, पूजा पाठ, रामायण, गीता इन सब में निकलने लगा। एक दिन खबर लगी कि वो दिल्ली में है। दिल्ली शहर बहुत नाम सुना था, कभी देखा नहीं था। वहां कहाँ ढूंढूंगी ख्याल आया। मन हारने लगा, पर आंखों के सामने वो खड़े हो जाते। उनका वो अनछुआ स्पर्श याद आ जाता। उन्हें देखने की इच्छा पैदा हुई, फिर रुक गई कि कैसे जाऊंगी, कहाँ ढूंढूंगी, किसका साथ मिलेगा। इसी उधेड़बुन में 2 महीने बीत गए। अम्मा बाबू ने भी मना किया। हिम्मत कभी बनती कभी टूटती। फिर अपने भतीजे को मनाया। वो थोड़ी मिन्नत के बाद तैयार हो गया। कई बार लगता है कि अजीब से संस्कार होते हैं जो चिपके रहते हैं। मैं भी शायद उन्हीं संस्कारों में बंधी थी। दिल्ली आई, स्टेशन पर खड़ी सोचने लगी कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। उसी पते को तलाशा जहां उनके मिलने की संभावना थी, पर वो नहीं मिले। कई दिन स्टेशन पर ही बिताए। यही वो जगह थी जहां बिन पैसे दिए रुक गए। पर कितने दिन रुकते। भतीजे ने कहा, बुआ वापस चलते हैं, फूफा नहीं मिलेंगे। पर मैं ना मानी। मैं कई सालों से घुट के रह रही थी। मैं अलग से 2 राहों में खड़ी थी, जहां ना ससुराल अपनी थी और ना ही मैका अपना रह गया था। इस कदम ने बंधन तोड़ने की हिम्मत दी। मन का जीना है, अपने भरोसे जिंदगी जीनी है, इसका हौसला दिया। भतीजे को समझा दिया कि अब यहीं रहूंगी। अब अपने रहने की जगह ढूंढी, तब ये बस्ती मिली। बस जगह घेरने की देरी थी, जगह अपनी हो गई बिना किसी कागजी कार्रवाई के। जगह गंदी थी पर मुफ्त थी। जो पैसे साथ में लाई थी उन्हीं से यहाँ पर कच्ची झुग्गी डाल दी। रीता उन्हें बड़े ध्यान से सुन रही थी। वो उन्हें देख रही थी कि कैसे उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की कुमुद दिल्ली की इस बस्ती में अकेली रह रही है। दोनों में एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। रीता की शादी इस बीच बनारस में हो गई। दोनों ही एक दूसरे को याद कर लिया करते। शादी के साल भर बाद रीता जब फुर्सत से मैके आई
तो उसके कदम उसी श्रमिक बस्ती की ओर बढ़ गए जहां कुमुद जी रहती थी। रीता को अनायास ही सामने पाकर कुमुद जी का चेहरा खिल गया। उनकी खुशी का ठिकाना न था। रीता को खुश देखकर उन्हें बहुत संतुष्टि हुई। कुमुद का चेहरा रीता बड़े ध्यान से देखने लगी कि जिस पति ने कभी उनकी तरफ पलटकर नहीं देखा, उसकी मंगल कामना के लिए मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल बिछुए पहने हुए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती हैं। बातचीत जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी, पर रीता को घर तो जाना ही था। एक दूसरे को मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करके उस मुलाकात को विराम दिया। अब कभी कभी फोन पर बात हो जाती। समय आगे बढ़ता गया। 10 साल हो गए थे उनकी दोस्ती को। दिल्ली आने पर रीता उनसे मुलाकात करना नहीं भूलती। हर बार उनसे अपने लिए कुछ ना कुछ लिवा के ले जाती। रीता गर्मी की छुट्टी में दिल्ली आई हुई थी कि कुमुद जी की भतीजी का फोन आया कि बुआ अस्पताल में भर्ती हैं। फोन सुनकर रीता तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टर के अनुसार उनका दिल कमजोर हो रहा था, वजन भी कम था, उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर के अनुसार अगर ध्यान नहीं रखा गया तो जिंदगी ज्यादा नहीं है। रीता ने कुमुद जी के हाथों पर अपना हाथ रखा तो वह हल्की हल्की आवाज में बोली, वो आए थे। वो ऐसी खुश थी जैसे अहिल्या के राम आ गए हों। उन्होंने बताया, जाते वक्त 2000 रुपये भी दे गए। उन्हें कैसे पता चला कि कुमुद जी बीमार है? ये सवाल रीता की जुबान पर आते आते रुक गया, क्योंकि उनकी खुशी के आगे ये सवाल बेमानी था। अस्पताल से छुट्टी हुई और उनका भतीजा उन्हें अपने साथ गांव ले गया। रीता को भी तसल्ली हो गई कि चलो, वहां सबके बीच रहेंगी तो जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। रीता के पास कुमुद जी का फोन आया। मैं वापस आ गई। अभी भी उनके बोलने में कठिनाई थी। उन्होंने कहा, अब किसी के साथ नहीं रहा जाता। अकेले रहने की आदत जो बन गई है, मन का खाने पीने की आदत बन गई है। अब उनसे हर कदम पर रोका टोकी पसंद नहीं आती थी। साथ में रहने से एक दूसरे के अंदर कमियां भी नजर आने लगी। उन्हें लगता भतीजा प्यार नहीं करता, उन्हें बोझ समझता है, सो वापस आ गई। रीता ने कहा भी, रुक जाती, कुछ सह लेती। परिवार में रहने के लिए बहुत कुछ त्यागना होता है, मुंह पर पट्टी बांधनी होती है। कुमुद को अब किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं था। वक्त बीत रहा था। उस दिन रीता सोकर उठी तो मोबाइल पर कोई अनजान नंबर बजा। फोन पर उधर से आवाज आई कि कुमुद जी का देहांत हो गया। मैं उनका पड़ोसी। रात में दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाते उन्होंने आखिरी सांस ली। रीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना कुछ कहे सुने वो चली गई। रीता ने अपनी अलमारी खोली और उन कपड़ों को पकड़कर फफक फफक कर रोने लगी जो उन्होंने सिले थे। उन कपड़ों में जैसे कुमुद जी के हाथों की छुअन वो महसूस कर रही थी। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी कुमुद? आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।